तो क्या होगा, बॉक्स ना इस साइड जाएगा ना बॉक्स इस साइड जाएगा, तो फोर्स इस बॉक्स को हम दोनों साइड से सेम अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉक्स वहीं का वही रहा, बराबर। तो इसे हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम सीखना हो तो इसके लिए सर सपोज, कृष्णा ज्वाइन नहीं करेंगे आज। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में देखो हमारे पास एक बीकर है, ओके, बीकर के अंदर मैं पानी भर रहा हूँ, ये मेरा वाटर लेवल है। अब मैंने पानी भरना शुरू किया, ओके। अब यहाँ मैं दो टैप अप्लाई कर रहा हूँ, एक ऊपर से पानी अंदर आ रहा है, ओके, ऊपर से पानी अंदर आ रहा है, और नीचे से हम यहाँ से काम करते हैं, यहाँ पे से भी पानी नीचे रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, आउट इन दोनों है। अब हम ऐसा करें कि ऊपर का जो रेट है पानी अंदर आने का वो रेट, और पानी बाहर निकलने का, दोनों रेट सेम रखे, तो ये लेवल मेंटेन होगा कि नहीं होगा, बोलो। कर सकते होगा सर। हो ना मेंटेन। तो बस ये क्या हो गया आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो मैंने पानी का रेट जो लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए क्या किया, तो जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है दोनों का रेट कैसा कर लिया, मैंने इक्वल कर लिया, बराबर। तो दोनों के रेट सेम हो जाएंगे, तो उससे मेरा ये लेवल मेंटेन रहेगा। उसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये यदि ये फॉरवर्ड है, ठीक है, आउटगोइंग वाला फॉरवर्ड है, जो इनकमिंग वाला अंदर आ रहा है वो आपका फॉरवर्ड है, इसको यदि आप बैकवर्ड रिएक्शन कंसीडर करते हो, तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दोनों का रेट सेम हो। जब दोनों का रेट सेम होगा तभी आपका रिएक्शन कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर अब क्या लिखा है, व्हेन अ लिक्विड evaporates in a closed container, molecule with the relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and number of liquid molecule from the vapor phase strike the liquid surface and retain in the liquid phase। आप क्या करो, एक आपका ओपन वेसल है, ओपन नहीं है उसको क्लोज ढक देना है, बंद करना है, और इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है। अब हम इसको हीट करने जा रहे हैं, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पर जो आपका जो वेपर जमा होगा, वो जमा वेपर क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वो वाटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक टाइम क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम हो जाएंगे, लिक्विड वेपर में भी बनेगा और वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। So it gives rises to constant vapor pressure because of equilibrium in which number of molecule leaving the liquid equals the number of returning to the liquid from the vapor। तो जो मॉलिक्यूल आपके लिक्विड के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, तो उससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम जो है वो आपका मेंटेन हो गया। So equals, we say that the system has reached equilibrium state, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो गया। तो स्टार्टिंग में कौन सा था, स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन था, सिर्फ आप गर्म कर रहे थे तो धीरे धीरे लिक्विड आपका वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा था, फिर थोड़ा रिएक्शन गया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपका जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, और एक टाइम ऐसा हो गया कि जितना रेट फॉरवर्ड में जा रहा है उतना रेट बैकवर्ड में जाएगा, और तब क्या होगा, आपका जो ये वाटर का लेवल जो है वो तो मेंटेन रहेगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों साइड सेम हो, और आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शंस
इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो इनिशियली तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा और उसके बाद ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि मैंने ये वेसल को ओपन रखा होता, ये वेसल अभी क्लोज है, यदि क्या मैं ओपन रखता तो इक्विलिब्रियम अटेन होता कि नहीं होता? सर क्या सर? मैंने पानी को गर्म किया, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि इसका मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, क्लोज वेसल है, ऊपर मैंने लीड ढका हुआ है, बराबर, और फिर मैंने गर्म किया। अब पानी को मैं जब गर्म कर रहा हूं और ऊपर लीड नहीं रख रहा, ओपन रखा हूं, तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा कि नहीं होगा? नो सर। नो, सही बात है, होगा। नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका वेसल ओपन है, देखो बेटा, आपका वेसल ओपन है और आप यहाँ से गर्म कर रहे हो, तो पानी का वेपर उड़ जाएगा, वापिस नहीं आएगा ना। तो वापिस लाने के लिए क्या जरूरी है? वेसल आपका क्लोज्ड होना जरूरी है। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम का आगे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तब आएगा कि यहाँ पर आपका वेसल कैसा होना जरूरी है। कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन करना हो तो क्लोज्ड वेसल होना बहुत जरूरी है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप नोटबुक में हेडिंग डालो, ऐसा लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, static and dynamic. Static and dynamic. देखो, example of equilibrium, example of equilibrium, ये लिखो खाली बस, H2O liquid to H2O gas vapor, ये F निकाल देना, H2O liquid to H2O vapor, और एरो, देखो एरो कैसे शो किए हैं, एग्जैक्टली ऐसे होता है यहाँ एरो, एक एरो ऐसा और एक एरो ऐसा, ये शो करता है रिवर्सिबल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रिवर्स, दोनों डायरेक्शन में जाने वाला। स्टेट बताना, यहाँ लिक्विड कर लो और यहाँ वेपर कर लो, स्टेट बताना बहुत जरूरी है। डन? तो और पूरा स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, अमोनिया के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होता है, उसका रिएक्शन क्या होगा, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। चलो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अभी जो हमने पढ़ा वो बहुत शॉर्ट में उसका एग्जांपल था। एक मिनट।
चलो बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अभी मैंने थोड़ा आपको हल्का सा समझाया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जिसमें हमने एक वाटर का एग्जांपल देखा, वो एक्चुअली फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन। मैंने जो एग्जांपल बताया वो फिजिकल था, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। आपने खाली वो टैंक में वाटर का यहाँ पे जो था ना एग्जांपल, एक ये जो एग्जांपल था, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते थे कि वाटर का लेवल मेंटेन रखा ना खाली हमने फिजिकली, तो ये फिजिकल है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज N2 प्लस H2 गिव्स एमोनिया, और उसके अंदर शो करता हूँ, तो वो मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। The reaction may be fast or slow, depend on the experimental condition and the nature of reactant. क्यों ऐसा बता रहे कि रिएक्शन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। उसका मतलब क्या कि सीधी सी बात है कि आप ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व करो और गर्म पानी में डिसॉल्व करो, कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? गर्म पानी में। गर्म पानी। हाँ, तो आप कैसा कंडीशन दे रहे हो इसके ऊपर रिएक्शंस होते हैं। कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चालू हो गया, बराबर, तुरंत चालू हो जाएगा, कोई रिएक्शन देर लगेगा, धीरे धीरे जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आपने इनिशियली कंडीशन क्या दिया। आपने शुरू में टेम्परेचर दे दिया, हीट कर लिया या ठंडा किया, क्या कंडीशन है, उसके ऊपर उसका रेट होता है। तो फास्ट और स्लो वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर। आगे, when the reactant in a closed vessel at a particular temperature react to give the product, the concentration of the reactant keep on decreasing। सही बात है, आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है बेटा, और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, बराबर। अब आप सोचो, रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़े टाइम के बाद, अभी तो इनिशियली T इज इक्वल टू 0 टाइम है, उसका मतलब, चलो आपको अब क्वेश्चन पूछता हूँ, T इज इक्वल टू 0 टाइम है, तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगा कि लोवेस्ट होगा? मेरा टाइम 0 है, मैंने रिएक्शन चालू ही नहीं किया है, T इज इक्वल लोएस्ट। लोएस्ट। T इज इक्वल टू 0 पर हूं मैंने रिएक्शन चालू नहीं किया, तब रिएक्टेंट R का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होगा कि लोवेस्ट होगा? लोवेस्ट होगा। यस सर। भाई मैंने रिएक्शन चालू ही नहीं किया, तो आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा कि ऐसे वैसे पड़ा रहेगा? टेम रहेगा। रहेगा, उसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो लोवेस्ट कहां से हो गया? अब मैंने रिएक्शन चालू किया, 2 घंटे हो गए और रिएक्शन मेरा चालू हो गया, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनना चालू हो गया, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब बोलो, अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। यही सब चीज घटेगा। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। So product keep on increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactant or product. This stage of the system is dynamic। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? तो आप ऑडियो बंद कर देना आपकी साइड से बेटा। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि ये धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, कम होता गया और ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P है, P बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वही का वही रहेगा, ना अब बढ़ रहा है ना अब घट रहा है, जो है वही का वही रहेगा। समझ में आया? रिएक्टेंट घट रहा था लेकिन अब घटना बंद हो गया, डिक्रीज होना बंद हो गया। प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था लेकिन अब प्रोडक्ट इंक्रीज होना बंद हो गया। और क्या स्टेज आया? तो कि भाई दोनों साइड पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गए। सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि भाई इस साइड 5 इस साइड 5, ऐसा नहीं। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का,
वो अब हो जाएगा कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो वहां पे समझो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, बराबर। तो ये एक इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला है क्योंकि वे मूवेबल है। तो थोड़े टाइम के बाद वो चेंज होता जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसलिए इसको डायनेमिक बोला है, और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें आप हेडिंग डाल दो, फिर भी लिखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालो। अब मैं जहां से थोड़ा बोलता हूँ वो लिखो, ये पूरा पोर्शन लिखो आप, यहां से यहां तक का पार्ट लिखो नोटबुक में, इसको थोड़ा लिख लो बेटा। हो जाए तो बताना। अब आप लोग थोड़ा सिलेबस का लिस्ट लेकर बैठना कि अब इस बार कोर्स में क्या क्या है, कोर्स में क्या क्या नहीं। मैं तो सब पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा देखते जाना। सर हाँ टेक्स्ट बुक में हाँ मार्क कर दिया है। हाँ, बस टेक्स्ट बुक में मार्क कर लेना और थोड़ा कर देना। डन सर। ओके, अब देखो, अब इस पूरे रिएक्शन को, इस स्टेज को, मानो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम जा रहे हैं, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया। क्या है वो 3 स्टेज, उसको समझो। हमारा काम क्या है कि हमने चालू किया है आर, हमने आर से चालू किया और हमारा प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो उस पूरे प्रोसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? द रिएक्शंस दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन and only negligible concentration of the reactant are left. In some case, it may not be even possible to detect this experimentally. क्या होगा कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, लेकिन कब? कि हो सकता है कि आपका रिएक्टेंट जो हो वो टोटली कंज्यूम होने को आए, मीन्स छोटा सा थोड़ा सा बच जाए और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करे। तब जाके क्या होगा एक टाइम पे कि ये जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा सा रह गया होगा, ओके, और वो उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा, ज्यादा होगा, और लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये चेंज नहीं होगा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगा थोड़े टाइम के लिए, हाँ, और तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यहाँ समझना क्या है
कि आप ऐसा मत समझना कि लेफ्ट साइड 5 ग्राम पर मोल, राइट साइड 5 ग्राम पर मोल, लेफ्ट साइड 5 ग्राम पर मोल पर लीटर, राइट साइड 5 मोल पर लीटर, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम अटेन होना मतलब कभी भी अटेन हो सकता है। हो सकता है कि लेफ्ट और राइट साइड के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तब इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाए और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तब इक्विलिब्रियम अटेन और हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अभी बनना चालू ही हुआ हो और इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए। तो आपको ये समझाने के लिए ट्राई करें कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। तो पहला स्टेज बताया कि जब रिएक्टेंट आपका खत्म होने को आए तो उस टाइम पे भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। दूसरा देखो, द रिएक्शन इन विच only small amount of product are formed and most of the reactant remain unchanged at equilibrium stage। अब क्या बताया कि जस्ट आपने चालू ही किया, 5 ही मिनट हुआ और थोड़ा ही प्रोडक्ट बना और रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, और उस टाइम पे आप देखोगे तो इस पी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा और आर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। जो भी होगा वो, भले इस साइड 10 हो इस साइड 5 हो, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, नो चेंज। अब उसमें चेंज नहीं होगा। समझ में आया? थर्ड पॉइंट देखो, द रिएक्शन इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। उसका मतलब कि भाई हो सकता है कि आपका लेफ्ट साइड 5 हो और राइट साइड भी 5 हो, रिएक्टेंट 5 हो 5 मोल पर लीटर और प्रोडक्ट भी आपका 5 मोल पर लीटर हो, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करे। तो पूरा जो केमिकल रिएक्शन है उसको इक्विलिब्रियम को 3 स्टेज में हमने डिवाइड किया कि इक्विलिब्रियम कब कब एस्टेब्लिश हो सकता है। तो हो सकता है कि यदि आपका रिएक्टेंट पूरा खत्म होने को आए तो एट द एंड में आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है कि आप रिएक्शन जैसे ही चालू करो तुरंत आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, और हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम हो जाए तब इक्विलिब्रियम अटेन करे। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, ठीक है। और उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं करेंगे थोड़े टाइम के लिए। तो वो स्टेज आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर गया है। ओके, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा है कि इक्विलिब्रियम कैसे कब अटेन होता है। ओके, और किस तरीके से अटेन होता है। चलो अब इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। अब 3 तरह के इक्विलिब्रियम हमें समझना है। पहला इक्विलिब्रियम क्या है? तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब उसमें थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ एफ है ना, उसका मतलब ये थोड़ा ऐसा है, ऐसा समझना। सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सॉलिड फिर ये लिक्विड इक्विलिब्रियम, बराबर। दूसरा क्या है? लिक्विड, दूसरा है लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम, और तीसरा क्या है? सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम। चलो आप एग्जांपल बताओ, सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम देखना हो तो किसका एग्जांपल लें? सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो हम किसका एग्जांपल लें? चलो मैं आपको बताता हूं, एक थर्मोस फ्लास्क लो जिसमें ठंडा पानी हो और आइस डाल दो, बराबर। तो थर्मोस फ्लास्क है, हीट अंदर जाएगा नहीं, हीट बाहर नहीं आएगा, तो आइस क्या करेगा अंदर? बोलो। स्टेबल रहेगा उस कंडीशन में। रहेगा, इट मींस फ्लोट करेगा। ओके, तो उस टाइम पे क्या हुआ होता अंदर? उस टाइम पे क्या कंडीशन होता होगा? ऐसा होता होगा कि आइस जो है वो लिक्विड होने के लिए जा रहा है और अंदर का जो वो पानी है वो आइस बनने के लिए ट्राई कर रहा है, तभी वो तो स्टेबल है कंडीशन। कंडीशन स्टेबल क्यों है? क्योंकि आइस लिक्विड बनने के लिए जा रहा है, उसी टाइम पे जो वाटर है वो क्या बनने के लिए ट्राई करता होगा? वो आइस बनने के लिए ट्राई करता होगा। तो आपका ये स्टेज जो है वो कैसा हो गया? मेंटेन हो गया। जो स्टेज है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया।
ठीक है, तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। चलो लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम ट्राई करो, कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो लिक्विड और गैस में? लिक्विड और गैस में कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हो? चलो मैं आपको बताता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लो। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में लिक्विड और गैस बोला है। हाँ, लिक्विड और गैस तो वाटर वेपर ले लो, H2O। जो अभी आपने सीखा ना, एक क्लोज कंटेनर लो, क्लोज कंटेनर में पानी भर दो और उसको गर्म करो, क्या होगा? तो थोड़े टाइम तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, पानी धीरे 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 गर्म होगा, और गर्म होने के बाद वो वेपर्स वो लीड के ऊपर आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, धीरे धीरे वो जो वेपर्स होंगे सारे इकट्ठा होंगे, और जो वेपर है वो वापिस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, लिक्विड जो है, पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर जो है वो पानी में कन्वर्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, बराबर? तो वहां पर क्या हो गया, लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल हो गया, बराबर? सॉलिड और गैस, तो इसके अंदर आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन, देखो सॉलिड और गैस में आप क्या कर सकते हो, आयोडीन को है ना एक डार्क बॉटल में बंद करो, तो आयोडीन का सीधा कन्वर्जन होता है गैस में। कांच की बोतल में आप जैसे आयोडीन भरोगे और बंद करोगे ना, तो आयोडीन का गैस निकलना शुरू करेगा, और उसका जो कलर है ब्राउन या वायोलेट जो भी कलर है, वो ब्राउन ब्राउन कलर सपोज निकलना शुरू हुआ, तो आपका बॉटल पूरा पूरा ब्राउन हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और फिर वो क्या होगा, वो जो कलर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, डार्क बॉटल हो गया। उस टाइम पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि जो जो आयोडीन जो गैस था वो आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए ट्राई करेगा, और आयोडीन सॉलिड है वो आपका आयोडीन गैस में कन्वर्ट होने के लिए ट्राई करेगा। तो वहां इनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो अभी फिलहाल क्या करो, ये लिखो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, 3 पॉइंट लिखो, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस। फिर 1 बाय 1 उसको देखना है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस। अब 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। चलो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो उसका एग्जांपल क्या दिया, एग्जांपल आइस एंड वाटर kept in perfectly insulated thermos flask, no exchange of heat between its content। आ गया? तो इसका एग्जांपल है, तो आप एग्जांपल लिख लो जो मैंने आपको समझाया। तो लिखो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम और उसका एग्जांपल, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम और उसका एग्जांपल। फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखा है ना, आप बुक में पढ़ना कि इसमें क्या है। तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आइस जो है वो ट्राई करेगा वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, और वाटर ट्राई करेगा कि मैं आइस में कन्वर्ट हो, और एक टाइम पे उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और आइस आपका मेल्ट पूरा नहीं होगा, वो पानी में फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। डन? Yes, sir. ओके, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम तो आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया, लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो क्या बताया, ट्रांसपेरेंट बॉक्स कैरिंग ह्यू ट्यूब। ओके,
यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है, यूट्यूब विद द मर्क्यूरी मैनोमीटर. Drying agent like anhydrous calcium chloride or phosphorus pentaoxide is placed for few hours in the box. After removing the drying agent, the tilting the box on one side, a watch glass petri dish containing water is quickly placed inside the box. It will be observed that mercury level in the right limb of the manometer slowly increases and finally attain a constant value. That is, the pressure inside the box increases and reaches the constant value. ये आपको समझा रहा है कि आप क्या करो. एक आपके पास बुक के अंदर एक अच्छा सा फिगर है, वो आप लोग पढ़ना, मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं. आपके पास एक क्लोज्ड बॉक्स है, ओके, क्लोज्ड बॉक्स है. यहां पर एक यू शेप ट्यूब रहता है, उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है. एक यू शेप ट्यूब है, उसमें मर्क्यूरी का लेवल होता है, ओके. अंदर आप भर लो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. उसका काम क्या है? या तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. उसका काम क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा और आपके बॉक्स को ड्राई कर देगा. पहले तो अंदर से सब कुछ ड्राई कर लिया, वाटर वेपर्स जो है उसने एब्सॉर्ब कर लिए, ओके. चलो, तो आपका मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो जाएगा. यहाँ पे आप देखोगे तो मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो गया. अब धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको यहाँ से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को निकालकर इस बॉक्स में हमने क्या भर लिया, तो बॉक्स के अंदर बॉक्स को थोड़ा टिल्ट करते हुए हमने अंदर एक डिश रख दिया, ठीक है, पानी का डिश, एक डिश अरेंज किया है. और यहां पर आपने मैनोमीटर तो रखा हुआ ही है, जो किसके लिए, जो आपको प्रेशर बताता है. यहाँ पर यू शेप ट्यूब होगा जो आपको प्रेशर बताता है. अब आप थोड़े टाइम के बाद देखो तो यहाँ जो वेपर्स निकलेंगे, ठीक है, तो उसका प्रेशर यहाँ पर होगा. तो धीरे 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 ये मर्क्यूरी ऊपर चला जाएगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगा. उसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ. यहाँ पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, बराबर. तो आप यहाँ लिखो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, और टेक्स्ट बुक में से ये एग्जाम्पल आप लिख लेना, ठीक है. यहाँ इतना खाली लिख लो, फिर भी पूरा एग्जाम्पल बुक में है, उसमें से आप थोड़ा उसको पढ़ लेना. तो ये लिक्विड वेपर का एग्जाम्पल, या तो फिर क्लोज्ड वेसल में आप पानी गर्म करते हो, उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट. चलो थर्ड, अब देखो नया आया, ये क्या आया, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. तो क्या है अब, कैम्फर और कैम्फर, कैम्फर सॉलिड और कैम्फर वेपर, एमोनियम क्लोराइड सॉलिड और एमोनियम क्लोराइड वेपर, ठीक है. तो इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, बराबर. तो ये आपको करना हो ना, तो आपको क्या करना पड़े, एक इवेपोरेटिंग डिश लो, एक इवेपोरेटिंग डिश लो, जिसके अंदर आप रखो कैम्फर या तो एमोनियम क्लोराइड. ऊपर से आप उसको बंद कर लो. किससे बंद करेंगे, तो यहां पर मैं इसको बंद कर लेता हूं, फनेल रख रहा हूं, उल्टा फनेल, यहाँ पे फनेल रख दो, और उसको फनेल को ऐसा करके उल्टा रखते हुए
यहां से उसको कॉटन से प्लग कर दो। जैसे ही यहाँ कैम्फर आपने गर्म किया थोड़ा सा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपका जो कैम्फर होगा वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। कैम्फर किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट गैस में। ये सबलाइम कंपाउंड है बेटा, एमोनियम क्लोराइड और कैम्फर सबलाइम कंपाउंड। सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस, वेपर, तो वेपर में कन्वर्ट होगा। ऊपर तो फनेल में जाएगा धीरे धीरे, और यहाँ ठंडा हो जाएगा और सॉलिड, यहाँ पे आपको सॉलिड कैम्फर आ जाएगा, जमा होगा, बराबर। तो सॉलिड से किस में गया, गैस में, और गैस से वापस क्या मिल गया, सॉलिड, बराबर। तो आप बंद रखोगे तो ये एक टाइम ऐसा होगा कि ये कांस्टेंट रहेगा अमाउंट, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये जो स्टेज आएगा वो आपका कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। वैसे अमोनियम क्लोराइड को भी आप कर सकते हो जो कि सबलाइम कंपाउंड है, ओके। तो ये सबलाइम कंपाउंड आप लेकर भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका एग्जांपल लिख लो नोटबुक में, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। Done, sir. ओके, ओके। अब ये क्या है देखो तो, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड, ओके। अब सॉलिड को हम क्या करेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, और इक्विलिब्रियम सीखेंगे। रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, और इक्विलिब्रियम सीखेंगे। तो उसके एग्जांपल देखो, पहला सॉलिड इन लिक्विड, पहला सॉलिड इन लिक्विड तो क्या है, तो शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड। यहाँ एफ लिखा है मतलब एरो कर लेना, शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉलिड क्या है, तो कि आप थोड़ा पानी लो, उसमें आप 1 टीस्पून 2 टीस्पून 3 टीस्पून आप शुगर डिसॉल्व करते जाओ। एक टाइम ऐसा होगा बेटा कि अब शुगर डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। उस टाइम पे अंदर से शुगर बाहर आने के लिए ट्राई करेगा, क्रिस्टलाइज होने के लिए ट्राई करेगा, और शुगर अंदर डिसॉल्व होने के लिए ट्राई करेगा। तो देखो, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, अंदर शुगर डिसॉल्व हो रहा है वो रेट, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अंदर से शुगर बाहर आने के लिए ट्राई करेगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, दोनों कैसे होंगे, इक्वल, ओके। तो तब वहां पर सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम हो गया, बराबर। लिखो नोटबुक में, हेडिंग डालो आप, इक्विलिब्रियम सॉलिड इन लिक्विड, और इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन, पूरा हेडिंग डाल के पूरा स्लाइड लिख लो। ये तो समझ में आ जाए ऐसा है कि जैसे जैसे शुगर डिसॉल्व करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो वहां पे शुगर डिसॉल्व हो रहा है, उसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। शुगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बैकवर्ड रिएक्शन चालू हो गया, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बैकवर्ड रिएक्शन, और दोनों रेट सेम हो गए, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। लिखो नोटबुक में, चलो हम फिजिकली एक एग्जांपल ले, कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके साइड से भी आंसर आ रहा है और मैं पढ़ा रहा हूं, तो देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर।
कभी कभी क्या रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मैं ही पढ़ाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके साइड से आंसर आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे, होता है कि नहीं? तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। ठीक है, अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वापस पीछे हम एक टॉपिक सीखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को तोड़ते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, वो हम पीछे सीखेंगे। फोन आ गया, डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, है कि नहीं? Yes, हाँ, तो ऐसे फैक्टर हमें सीखने हैं, वो हम पीछे सीखेंगे, आएगा वो टॉपिक भी। चलो ये लिख लिया बेटा आपने? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन चलो अब इसी बात को कंप्लीट भी कर लेते हैं। क्या फोन आ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, लेकिन वो डिस्टर्ब ही रहेगा कि वापस रिएक्शन चालू होगा? होगा, वापस स्टेबल हो जाएगा। वापस होगा। start. क्या होगा कि फोन बंद हो गया तो मैंने पढ़ाना चालू कर लिया, है ना? उसका मतलब क्या कि कोई भी रिएक्शन में फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड कर लेगा। आप सोचो कि गर्म पानी है, ठंडा पानी आप गर्म कर रहे हो, तो धीरे 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 गर्म होता जाएगा, वेपर बनेगा और इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। लेकिन किसी ने क्या किया, वो ऊपर का लीड खोल के वापस अंदर पानी डाल दिया, तो इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपका गैस चालू है, टेम्परेचर आप दे रहे हो, तो वो स्टेज फिर से अटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वो वाली बात, हम पीछे सीखेंगे, अभी वो टाइम है। चलो गैस इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा पीते हो कि नहीं आप लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे सोडा, तो जितना प्रेशर दोगे उतना डिसॉल्व होता जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा, फिर डिसॉल्व नहीं होगा। सो दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय हेनरीज लॉ। ये साइंटिस्ट हेनरी ने ये जो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए थियोरी बताया। ठीक है, तो उसको हेनरीज लॉ कंसिडर किया। वो स्टेटमेंट क्या है वो देखो, विच सजेस्ट दैट द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट at any temperature is proportional to pressure of the gas above the solvent। सीधी सी बात है कि भाई सॉल्वेंट आपका पानी है और उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करने चाह रहे हो, लेकिन कितना डिसॉल्व होगा? जितना प्रेशर लगाओगे उसके प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो हेनरीज लॉ 12th में आएगा, लेकिन खाली स्टेटमेंट यहाँ पे 11th में दिया है कि P प्रोपोर्शनल टू X। P प्रोपोर्शनल टू X या काई बोला जाता है, जहां P प्रेशर होगा और X आपका मोल फ्रैक्शन है। ओके, सो हाउ मच अमाउंट डिसॉल्व, हाउ मच क्वांटिटी डिसॉल्व, विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं अब प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल रहा हूं, तो मेरे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू KH इंटू X। तो ये KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। KH को क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। ओके, KH ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पर ओके कैपिटल और नीचे से H धीरे से ऐसा H और ये X, तो KH को बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट। ओके, तो फिर से एक बार हो जाए, CO2 गैस और सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा बनाते हो तब CO2 को आप पानी में डिसॉल्व करते हो जाता है इनिशियली, पर धीरे धीरे करके फिर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, एक टाइम पे वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन उससे पहले का स्टार्टिंग का पार्ट जो हेनरी ने समझाया, वो क्या बताया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है, लेकिन कितना डिसॉल्व होता है? तो आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे, यदि आपने प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि CO2 गैस है। Okay, so the equilibrium is governed by Henry's law, which states that the mass of gas dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent. Okay, solvent के ऊपर जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना डिसॉल्व होगा। लिख लो ये स्लाइड।
Done, sir. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया आज का लास्ट टॉपिक, बराबर 4 पॉइंट है, आई थिंक 3 पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक चौथा पॉइंट क्या है जनरल, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व विद फिजिकल प्रोसेस। तो आप सिंपल लिख लेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला स्टेप क्या है, पहला फर्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। सही बात है कि नहीं? ओपन हो वेसल तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा? नहीं होता है। वेसल कैसा होना चाहिए? तो कि वेसल शुड बी क्लोज्ड, क्लोज्ड होगा तभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा, अदरवाइज नहीं। चलो सेकंड, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। उसका मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रेट सेम रेट से चलने चाहिए। एंड देयर इज अ डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। ऐसा नहीं कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ाते रहो घटाते रहो। स्टेबल कंडीशन में, जो स्टेबल कंडीशन है उसी स्टेबल कंडीशन में दोनों साइड के रेट सेम रेट से चलने चाहिए। All the measurable properties of the system remain constant. Measurable quantity मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट रखना, उसको चेंज नहीं करना है। क्यों कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना है? क्यों ऐसा? क्योंकि यदि आपने प्रेशर बढ़ाया या तो कम किया, ठीक है, या तो टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उसको आप कांस्टेंट रखो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपने क्लोज्ड वेसल में पानी गर्म करने के लिए रखा, आपने गैस एक पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, गर्म होता गया होता गया होता गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर वेपर बनने लगा, वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट होने लगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन किसी ने धीरे से गैस स्लो कर लिया, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद इक्विलिब्रियम जरूर अटेन होगा उसी स्लो प्रोसेस पर, लेकिन इनिशियली तो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए बता रहे कि जो भी सारे मेजरेबल क्वांटिटीज है उसको कांस्टेंट रखना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके, आगे पहले ये 3 पॉइंट लिख लो जल्दी से, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया, और ये 3 पॉइंट्स लिखो जल्दी। तो इक्विलिब्रियम के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ध्यान में रखना जरूरी है। इन चीजों को फॉलो करोगे तभी इक्विलिब्रियम अटेन होता है। और जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होंगे उसमें ये पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे कि रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होता हुआ होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन सेम रेट से चल रहे होंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, डायनेमिक होंगे। यदि मेजरेबल प्रॉपर्टीज आप चेंज करते रहोगे तो इक्विलिब्रियम जरूर डिस्टर्ब होगा। इसलिए बोला कि वो सारे प्रॉपर्टीज जो है उसको आपको कांस्टेंट रखना है, उसे चेंज नहीं करना है, वो वेरी नहीं होने चाहिए। सर हो गया। ओ, अभी 2 पॉइंट लास्ट।
चलो फोर्थ पॉइंट क्या है? When equilibrium is attained for the physical process, it is characterized by constant value one of its parameter at given temperature. Okay, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू. ओके, तो फिक्स रहता है कि हर एक में के का वैल्यू इतना होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यदि के का वैल्यू एक से ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में है, रिएक्शन बैकवर्ड में है, ऐसा. तो एक कांस्टेंट वैल्यू से, पैरामीटर से आप बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका. एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सच अ क्वांटिटी एट एनी स्टेज indicate the extent to which the reaction has proceeded before reaching equilibrium. मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी, उसका मतलब कि आपके पास रिएक्टेंट है और आपके पास प्रोडक्ट है, तो किसका क्वांटिटी ज्यादा है किसका क्वांटिटी कम है. सपोज रिएक्टेंट का क्वांटिटी कम है और प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज्यादा है. ठीक है, तो हम सपोज बोल सकते हैं, या तो रिएक्टेंट अभी शुरू ही नहीं हुआ, रिएक्टेंट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम अटेन करने में टाइम है, थोड़े टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा. फिर से मैं समझा दूं, मानो कि आपके पास R2P है, अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट बनना ही शुरू नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अभी इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं हुआ क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो ये बनना शुरू हो गया, तो हम बोलेंगे कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. थोड़े टाइम के बाद प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब हम बोलेंगे कि भाई अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया. और आर और पी का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही कांस्टेंट हो जाता है, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया. तो अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन हैज प्रोसीड बिफोर रीच इक्विलिब्रियम. बराबर, हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और इक्विलिब्रियम अटेन करे, उसका मतलब रिएक्शन स्टार्टिंग के स्टेज में है, एंड करने को नहीं आया. हम बोल सकते हैं कि दोनों साइड 5-5 है, उसका मतलब रिएक्शन मिडल में है. हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका, तो रिएक्शन कंप्लीट होने को आया. तो ऐसे इससे पता चलता है. तो ये लास्ट 2 पॉइंट लिखो, फिर एंड कर देते हैं. ठीक है.